कुछ इसी तरह ये अर्थक्वेक की वजह से हम लोग के स्ट्रक्चर्स भी बिहेव करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। सो हाय गाइस, माय नेम इज निखिल एंड यू आर वाचिंग स्ट्रक्निक। देखो, सेशन में स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले जो डिफरेंस रहेगा दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अर्थक्वेक रेजिस्टिंग एंड अर्थक्वेक प्रूफ स्ट्रक्चर्स। देखो, रेजिस्टिंग एंड प्रूफ इन दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। अगर मैं अर्थक्वेक प्रूफ के बारे में बात करना चाहूँ तो लेटर से कोई भी स्ट्रक्चर को अगर एक इंटेंसिटी का अर्थक्वेक, लेटर से एक्स इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ रहा है, तो अगर वो अर्थक्वेक प्रूफ स्ट्रक्चर है तो वो अर्थक्वेक के वजह से वो स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी यू कैन से डिस्ट्रेसेस और कोई भी यू कैन से लॉसेस नहीं होने वाले। तो वो हो गया एक अर्थक्वेक प्रूफ स्ट्रक्चर जिसमें जीरो लॉस होने वाला है। ओके, या फिर यू कैन से बहुत एफिशिएंट डिजाइन है। बट इसके साथ ही साथ अगर मैं अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूँ तो देखो, अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर्स में कैसा होगा कि सपोज लेटर से अपने ये स्ट्रक्चर के ऊपर जो अर्थक्वेक रेजिस्टिंग है उसके ऊपर एक एक्स इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ जाता है। वो अर्थक्वेक की वजह से वो जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहेगा और एक कैन से उसमें मिनिमम नंबर ऑफ लॉसेस होंगे। ओके, तो देखो, मुझे मिनिमम लॉसेस में या फिर एक कैन से रिपेयरेबल लॉसेस हो जाएंगे वो स्ट्रक्चर में, रिपेयरेबल क्रैक्स वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है। ये हिसाब से हम लोग उसका डिजाइन करते हैं। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अर्थक्वेक प्रूफ एंड अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। Moving on to the next one, why there is a need of a earthquake resisting structures। तो देखो, क्विक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखो, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है दैट इज द हाई राइज स्ट्रक्चर्स। तो देखो, जस्ट बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन इन अर्बन सिटीज, लेट अस से अराउंड मुंबई और यू कैन से पुणे, ठाणे, इवन मोर देन दैट बैंगलोर वगैरह, ये सब सिटीज में अगर हम लोग कंसिडर करते हैं जिधर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है, वो सब पॉपुलेशन को उतने ही लैंड में अकोमोडेट करने के लिए राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द हाई राइज स्ट्रक्चर्स। तो जैसे हम लोग हाई राइज स्ट्रक्चर्स के ऊपर जा रहे हैं, देयर इज अ नीड ऑफ प्रोवाइडिंग अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। क्यों? बिकॉज ये जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है ये स्ट्रक्चर्स के अंदर, ये क्या करेगा, सो दिस विल प्रिवेंट द लॉसेस विच आर विल बी अ मेजर लॉसेस इन अवर स्ट्रक्चर। ये कौन से मेजर लॉसेस हो सकते हैं? तो लेट अस से कि एक कोई अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है और जिसका बहुत हाई राइज है, तो वो स्ट्रक्चर अगर आपकी की वजह से गिर जाता है तो बिकॉज ऑफ दैट विल हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ लॉसेस। मतलब वो साथ ही वो खुद गिरेगा ही, बट उसके आजू बाजू के जो स्ट्रक्चर्स है इनको भी अफेक्ट करेगा। इसीलिए हाई राइज स्ट्रक्चर्स को में हमने को अर्थक्वेक रेजिस्टिंग का प्रोविजन देना ही है। इसके बाद साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं कि सेफ्टी नीड्स। तो सेफ्टी नीड्स क्यों? बिकॉज देखो, ये जो हम लोग हाई राइज स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करें, दैट माइट बी ऑफिस है, दैट माइट बी अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो ये जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है या फिर ऑफिसेज है, कमर्शियल वगैरह, तो इनमें देखो कैसे होगा कि द ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टू लिव इनसाइड दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो अगर वो ह्यूमन बींग्स या फिर लेटेस्ट से जो कोई भी अंदर उसके अंदर रहने वाले हैं, एंड इफ इट इज देयर इज अर्थक्वेक, सो अर्थक्वेक की वजह से वो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, दैट माइट फेल्स। ओके, सो वो फेल हो गया तो उसकी वजह से इतने सारे लाइफ का लॉस हो सकता है। तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। Moving on to the next one, that is, as we have done, we have used in the designing कोड्स को हम लोग बहुत यूज करते हैं, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स। तो देखो, सिमिलरली हम लोग जैसे स्टील में IS 800 यूज कर रहे थे या फिर कंक्रीट के लिए IS 456 यूज कर रहे थे, इस सेम वे वी हैव टू यूज IS 1893 फॉर criteria for designing of earthquake resisting structures। ओके, ये जो IS 1893 है विच इज पार्ट टू, जो सॉरी पार्ट वन जो है विच इज 2002, उसका एक जो लेटेस्ट या फिर रिवाइज वर्जन जो है विच इज देयर 2016 ऑल्सो। ओके, तो हम लोग जब नेक्स्ट इसमें सम्स को स्टार्ट करेंगे दैट टाइम आई एक्सप्लेन यू कि ये जो 2016 या फिर 202, 2002, इनमें जो बेसिक हम लोग यूज करने वाले हैं या फिर कैसे ये रहेगा इसके रिलेटेड डिजाइन, कैसे कैसे कौन से क्लॉजेस यूज करने वाले हैं, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लाइक अनदर कोड विच वी आर यूजिंग इन द प्रैक्टिस इज आर एस 13920, that is given for a ductile detailing।
नो, ये जो डक्टाइल डिटेलिंग है इसके पीछे का मीनिंग यही है कि व्हाट वी आर डूइंग, तो वी आर प्रोवाइडिंग सम अमाउंट ऑफ डक्टिलिटी टू द कंक्रीट स्ट्रक्चर्स और यू कैन से रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। बट ये डक्टिलिटी या फिर ये जो डिटेलिंग है, डक्टाइल डिटेलिंग, ये किस हिसाब से मुझे करना है या फिर इसमें क्या क्या पॉइंट्स है या फिर कौन से क्लॉजेस है, ये सब क्लॉजेस आर गिवन इन द IS 13920। Moving on to the next one, that is zones per as per your eyes, okay। अभी देखो जैसे मैं डिजाइन स्टार्ट करता हूँ तो डिजाइन स्टार्ट करते वक्त मुझे सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये मालूम करके लेना चाहिए कि मेरा जो जोन है, दैट इज मेरा जो स्ट्रक्चर है वो कौन से जोन के अंडर आता है। मतलब उसका जो लोकेशन है उसके हिसाब से उसके जोन्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड। दीज जोन्स आर इन दिस वे। देखो आपको जो ब्लू, येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज इट्स पिंक, ओके, ये जो चार कलर्स है इसमें जो डिफरेंशिएट करके दिए हुए हैं, दीज आर आवर जोन्स। इफ आई टॉक अबाउट द ब्लू वन, जो ब्लू में जितने जितने एरियाज आएंगे, जितने जितने रीजन्स आ रहे हैं, दे आर अंडर zone 2। Then zone 3 matlab yellow one, the green one will be zone 4, and the orange one that will be the zone 5। तो देखो zone 1, 2, 3 and 4 ये क्या, सॉरी नॉट 1, 2, 3, 4, इट इज 2, 3, 4 and 5। ये क्या कर रहे हैं, दीज जोन्स आर प्रोवाइडिंग एक्चुअली और दे आर डिस्क्राइबिंग द इंटेंसिटीज ऑफ द अर्थक्वेक। अभी ये कैसे उन लोगों ने डिसाइड कर लिया, तो बेस अपॉन द प्रीवियस रिकॉर्ड, पास्ट जो अपने हिस्ट्री में जो कुछ भी इंटेंसिटीज ऑफ अर्थक्वेक आए थे उसके हिसाब से these zones are separated. Okay. So whenever I'm designing any structure as per my Indian standard, I have to look for the zone. Okay. Moving on to the next part, that is the design criteria। अभी जैसे हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हो उसमें कौन से क्लॉजेस, कौन से क्राइटेरियाज का ध्यान में लेना है या फिर कौन से क्राइटेरियाज का यूज करना है, वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज स्ट्रॉन्ग कॉलम, वीक बीम। तो देखो स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो स्ट्रॉन्ग कॉलम क्या है या फिर स्ट्रॉन्ग कॉलम या वीक बीम, इन लोग ये एप्लीकेशन क्यों या फिर उल्टा क्यों नहीं। तो देखो उसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। लेट अस से वी हैव अ टू बिल्डिंग्स राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी। ये जो दो स्ट्रक्चर्स है, ये दो स्ट्रक्चर्स में देखो वी हैव, एक स्ट्रक्चर में अपने पास स्ट्रॉन्ग कॉलम है और सेकंड स्ट्रक्चर में अपने पास स्ट्रॉन्ग बीम है। वही स्ट्रक्चर में अगर मैं फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में अगर बात करता हूँ तो देखो उसमें आई हैव वीक बीम, बट सेकेंड वाले इसमें आई हैव अ वीक कॉलम। तो क्या होता है देखो, बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, ओके, जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आता है या फिर यू कैन से जो बेस शेयर जो आता है, ये जो बेस में जो शेयरिंग फोर्स आने वाला है एट दिस लेवल्स, ओके, just because of this base shear our structure will, or you can say displace या फिर उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। वो वाइब्रेशंस को इफेक्टिवली टैकल करने के लिए अपने कॉलम स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर अपने बीम्स थोड़े वीक है एज कम्पेयर टू द कॉलम, वो पार्ट चल जाएगा, बट प्रोवाइडिंग a strong column weak beam design is actually the design criteria whenever we are looking for earthquake resisting structures। सो उसको इलिस्ट्रेट करने के लिए मेरे पास एक और एग्जांपल है। लेट अस से वी हैव थ्री पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस। विल टॉक अबाउट द फर्स्ट वन एंड विल टॉक अबाउट द सेकंड थर्ड वन, ओके। तो देखो फर्स्ट और थर्ड में आई वांट टू डिफरेंशिएट इन सच ए वे दैट लेट अस से जो आपका थर्ड और लेट अस से जो फर्स्ट है, इनके जो लेग साइज है एज पर लेग साइज आई कंसीडर द लेग्स, ओके। These are what you can see the column of your structure, okay। So human body is also a structure, okay। तो ये जो कॉलम्स है, ये कॉलम्स के ऊपर, ओके, जो लोडिंग आता है उसके हिसाब से अपना स्टेबिलिटी डिसाइड होता है, ओके। सो लेट अस से मुझे फर्स्ट नंबर के एंड थर्ड नंबर इन दोनों में से अगर किसी को पुश करना है साइडवेज या फिर बैक साइड, फ्रंट साइड से किधर से भी, लेट अस से इफ इट इज आई एम पुशिंग देम फ्रॉम एनी साइड, अभी दोनों भी सीधे खड़े हैं एंड आई वांट टू पुश देम, तो देखो कैसे होगा। इट इज वेरी इजी फॉर मी टू पुश दिस पर्सन एज कंपेयर टू दिस वन, ओके, फ्रॉम द साइड, ओके। या फिर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने की वजह से ये पर्सन में, ओके, जो फर्स्ट वाला है इसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन आ जाएगा एज कंपेयर टू द थर्ड वन, ओके। So this is the basics behind, you can say, the strong column and the weak beam. So we always require a stronger design, or you can say stronger columns as compared to the beams, okay। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द डिजाइन क्राइटेरिया। तो देखो सेकंड डिजाइन क्राइटेरिया कौन से हम लोग अकाउंट में लेते हैं, दैट इज द एस्पेक्ट रेशियो एंड स्लेंडरनेस रेशियो। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट द स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो क्या रहता है, ये जो हाइट है उसका जो लीस्ट लैटरल डायमेंशन रहेगा, मतलब आपके बिल्डिंग का जो प्लान है उसमें बी और डी, ओके, और यू कैन से विड्थ एंड लेंथ,
इनके इसमें जो लेस्ट वाला सबसे वाला जो कंपोनेंट रहेगा दैट वी विल कॉल्ड एज इफ बी ओवर देयर, ओके। सो देखो, हाइट टू द विड्थ रेशियो या फिर हाइट टू द लेंथ रेशियो जो कुछ भी मेरे बिल्डिंग का है, वो मुझे बताता है कि व्हाट इज माई स्प्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, तो देखो मेरे पास अभी G+3 से लेके G+11 तक एक अलग अलग बिल्डिंग्स के पिक्चर्स है। देखो ये जो G+3 है या फिर G+11 है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में देखो जो विड्थ है, ओके, और यू कैन से एवरी वेयर इन दिस स्ट्रक्चर्स इनका जो बेस विड्थ है वो सेम रखा हुआ है एज कम्पेयर टू दी हाइट, ओके। तो हाइट तो चेंज होते जा रहा है बट यू कैन से विड्थ सबका सेम है। तो जैसे जैसे आपका स्ट्रक्चर का हाइट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका वेट भी एज पर स्लेंडरनेस रेशियो होना चाहिए। अगर वो बहुत स्लेंडर है सेक्शन तो वो क्या होगा, तो दैट विल फेल, और यू कैन से वो जल्दी फेल होने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, विल ट्राई टू प्रोवाइड मोर width at the base as compared to the height, okay। इसको illustrate करने के लिए मेरे पास और एक एग्जांपल है। लेट अस टॉक अबाउट द ग्रेट पिरामिड और यू कैन से द बुर्ज खलीफा, ओके। इन स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेट पिरामिड टिल द बुर्ज खलीफा अगर हम लोग एक अप्रोच देखेंगे स्ट्रक्चर्स का तो अपने हमको दिखता है कि देखो जैसे जैसे स्ट्रक्चर का हाइट बढ़ते जा रहा है, इफ इट इज मेरा ग्रेट पिरामिड रहने दो, टाइप ए 101 रहने दो या फिर बुर्ज खलीफा रहने दो, देखो इन एवरी स्ट्रक्चर राइट नाउ विच आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी, these structures will have a maximum width at the base and minimum width or you can say minimum thickness at the top। तो जैसे जैसे सेक्शन का हाइट बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उसका जो थिकनेस है और यू कैन से जो बी वाला जो पार्ट रहता है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। एंड ये रखने का मेन फोकस यही है कि जस्ट टू प्रोवाइड द प्रॉपर एस्पेक्ट रेशियो और स्लेंडरनेस रेशियो वी आर providing more and more depth, or it's not depth actually, you can say more and more width to the base, okay। So if it is an Eiffel Tower will be there, or Great Pyramid will be there, or Empire State, Taipei 101, whichever structure we are looking right now, irrespective of their heights, okay, we have a maximum width at the base, okay, and this will actually provide me a strong foundation, or you can say a strong बेस एट द सपोर्ट, ओके। तो जो सपोर्ट पे मेरा अगर सेक्शन बहुत स्ट्रांग है so it can withstand the large amount of heights also। So moving on to the next one, that is the next design criteria, the structure should be ductile। अब जैसे मैंने आपको बताया था वी आर टू रेफर IS 13920 फॉर डक्टाइल डिटेलिंग। ये डक्टाइल डिटेलिंग या फिर डक्टाइल क्यों होना चाहिए, तो देखो मेरा जो स्ट्रक्चर है उसका मेन कंपोनेंट कौन से रहते हैं, तो दैट इज concrete and you can say steel, okay। देखो concrete and steel में if I talk about the concrete is your brittle material as compared to the steel। तो steel क्या है, तो steel will be you can say a ductile material but concrete is a brittle material। तो देखो मैं जब आरसीसी को कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो मुझे उसमें मेरा अप्रोच क्या रहता है, जिधर जिधर मेरा स्ट्रक्चर का फ्लेक्सिबल या फिर यू कैन से जिधर जिधर मेरे स्ट्रक्चर को मैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बेंडिंग प्रोवाइड करना है तो उसमें मेरा कंक्रीट वर्क नहीं करने वाला है। तो उधर मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू प्रोवाइड स्टील। एंड दैट इज व्हाई इफ आई लुक फॉर द फेलियर्स ऑफ अ डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन, तो देखो डक्टाइल मटेरियल जो रहते हैं वो बहुत टाइम के बाद और यू कैन से उनमें फेलियर होने के लिए, उनमें अल्टीमेट स्ट्रेसेस आने के लिए बहुत टाइम लगता है अंडर अ बेंडिंग काइंड ऑफ बिहेवियर। बट वही इसमें अगर हम लोग ब्रिटल मटेरियल में देखेंगे तो ब्रिटल मटेरियल में कैसा होगा, ब्रिटल मटेरियल विल प्रोवाइड अस नो वार्निंग, दे विल फेल इंस्टेंट। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर टेकिंग द अप्रोच ऑफ अ मॉडरेट विच इज यू कैन से द कंपोजिट सेक्शन। एंड दैट इज व्हाई हम लोग क्या कर रहे हैं, तो वी आर कंसिडरिंग अ कंक्रीट सेक्शन विच इज रेनफोर्स कंक्रीट विच इज ऑल्सो वी कॉल्ड एज अ कंपोजिट सेक्शन। तो ये कंपोजिट जो सेक्शन है अपना, ये कंपोजिट सेक्शन में क्या होता है, हम लोग जैसे जैसे स्टील प्रोवाइड करते जाएंगे, स्टील का इंटेंसिटी और कैसे स्टील का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, वही सेक्शन का वी कैन से डक्टिलिटी भी थोड़ा बढ़ते जाएगा बिकॉज स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल। तो स्ट्रक्चर शुड बी डक्टाइल, इसके पीछे का मीनिंग यही है कि वी हैव टू प्रोवाइड a sufficient amount of a ductility to the structure as per one IS 13920। यानी कौन से क्लॉजेस है, जब हम लोग नेक्स्ट सेशन में वीडियो स्टार्ट करेंगे अबाउट डिजाइनिंग अर्थक्वेक स्ट्रक्चर या फिर एक एग्जांपल लेंगे, दैट टाइम यू विल कम टू नो, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड व्हिच टाइप ऑफ क्लॉजेस वी आर यूजिंग इन दैट सेक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ अ shear wall। अब शेयर वॉल्स क्या रहते हैं, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल
shear walls will be a reinforced concrete walls only. ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है राइट नाउ इन द थर्ड सेक्शन विच आर योर रेनफोर्स कंक्रीट वॉल, ये जो रेनफोर्स कंक्रीट वॉल है हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो स्ट्रक्चर है हाई राइज स्ट्रक्चर्स में हम लोग प्रोवाइड करते हैं एट सर्टेन प्लेसेस। ओके, अभी ये क्या करते थे, दीज पर्टिकुलर शेयर वॉल्स विल इंक्रीज दी स्टिफनेस ऑफ द स्ट्रक्चर। तो अगर ये स्टिफनेस बढ़ा रहा है स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर के स्टिफनेस की बढ़ने की वजह से इट विल बी व्हाट यू कैन से मोर कैपेबल ऑफ टेकिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, और यू कैन से अर्थक्वेक के लिए बहुत स्ट्रांग हम लोग कर सकते हैं उसको डिजाइन। एंड इसीलिए बहुत सारे हायर स्ट्रक्चर्स में, ओके, और यू कैन से ऑलमोस्ट एवरी हायर स्ट्रक्चर्स में देयर इज अ एप्लीकेशन ऑफ अ shear wall. The shear wall is, you can say, it is just an reinforced concrete wall only. ओके, तो देखो ये अपना जो थर्ड डायग्राम इधर आपको दिख रहा रहेगा, कोर ऑफ दिस बिल्डिंग, ओके, इट इज बीन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ shear wall. ओके, तो ये shear wall क्या कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग द मोर स्टिफनेस टू आवर स्ट्रक्चर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द मेथड्स ऑफ द डिजाइनिंग। ये जो थे हम लोग ने अब तक देखे थे, दैट इज द क्लॉजेस या फिर कौन से क्राइटेरिया है जिसके अंडर मुझे डिजाइन करना है। बट द लास्ट पार्ट ओवर हियर इज मेथड्स ऑफ अ डिजाइनिंग। तो देखो मेथड्स कौन से लगेंगे, तो फर्स्ट मेथड ओवर हियर इज इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड, और उसको ऐसे भी बोला जाता है सिस्मिक कोएफिशिएंट मेथड, और उसको ऐसे भी बोला जाता है स्टैटिक कोएफिशिएंट मेथड। तो देखो ये तीनों के तीनों जो नेमिंग है वो एक ही मेथड के नेमिंग है, एंड उसमें हम लोग जब सम स्टार्ट करेंगे दैट आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज ऑल अबाउट द स्टैटिक मेथड और सिस्मिक स्टैटिक मेथड और स्टैटिक कोएफिशिएंट मेथड। ओके, तो देखो उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज द डायनामिक एनालिसिस मेथड। ओके, so these are some of the two methods that are used for designing the earthquake structures. So in the next video, we are going to uh, discuss about one sum, and we'll design one problem, or you can say one structure based upon the earthquake resisting structure, या फिर उसके हिसाब से हम लोग उसका बेस शेयर स्टोरी शेयर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एंड कौन से तरीके से हम लोग को फाइंड आउट करना है इसके बारे में देखेंगे। I hope you all have understood this particular session very well. If you have any doubts or queries, please drop them in the comments. Also, provide a suggestion about which kind of a videos you're looking ahead in this session. Please share this video with your friends and also subscribe to our channel. This will really boost me to make more and more videos for you people. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.